सचिन मीणा से प्यार की बात करने वाली सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक गहराता जा रहा है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी एजेंसी का जासूस होने के सबूत मिल रहे हैं। एटीएस ने कल और परसों 2 दिन लगातार सीमा हैदर से कई घंटे पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान सीमा हैदर के गोलमोल जवाब कई तरह के शक पैदा कर रहे हैं कि प्यार की बात करने वाली सीमा पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट की गतिविधि ने चौंकाया। सीमा ने सेना के अधिकारी को भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट। दिल्ली के कई लड़कों के भी संपर्क में थी सीमा हैदर। सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है जांच एजेंसी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि सीमा हैदर सचिन से पहले कई हिंदुस्तानी लड़कों के संपर्क में थी, जिनमें ज्यादातर जो लड़के थे वो दिल्ली एनसीआर के थे। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि उनमें से कुछ ये बात सामने आ रही है कि कुछ भारतीय सेना से जुड़े हुए थे। हालांकि इस बात की अभी जांच की जा रही है। सवाल है कि सीमा हैदर ने सेना के अधिकारी को क्यों भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट? क्या इसके पीछे जासूसी के लिए हनी ट्रैप की तैयारी थी? इस बीच सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर ने इस बात पर मुहर लगा दी है। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा का भाई मोहम्मद आसिफ पाकिस्तानी सेना में है और कराची में ही पोस्टेड है। वहीं सीमा के चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं और इस्लामाबाद में तैनात हैं। गुलाम हैदर का दावा है कि उसकी दोनों से मुलाकात होती रही है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने पूछताछ में सीमा हैदर से पूछा, क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था? क्या बातचीत के लिए कोई कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था? क्या कभी फूफी और फल के कोड वर्ड का भी प्रयोग किया था? आपको बता दें कि आईएसआई में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है। फल का नाम रुपयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूछताछ में सीमा ने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीमा ने चुप्पी साध दी। इतना ही नहीं, सीमा हैदर अब हर सवाल का नपा तुला जवाब दे रही है। सीमा हैदर से पासपोर्ट और पहचान पत्र को लेकर भी सवाल पूछे गए। अब तक की जांच में सीमा हैदर के मोबाइल का डेटा भी डिलीट मिला। सीमा हैदर पर हो रहे खुलासे के बीच करनी सेना ने धमकी दी है कि उसे पाकिस्तान भेजा जाए। जब वीजा नहीं मिल रहा था और हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे हैं नहीं, तो इसको यहाँ आने की क्या थी? इसको एटीएस बहुत शीघ्र अगर कार्रवाई करती है तो अच्छा है, वरना करनी सेना इसको उठा के और पाकिस्तान के बॉर्डर से वहां जाके फेंक देगी इसको ले जाके। अब ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम समाज भी सीमा का पुरजोर विरोध कर रहा है। ऐसी औरत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या मंसूब अपने साथ में अपने दिमाग में बिठा कर लाई है। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा करवाने को आई है। मंसूबा है? हाँ जी, यही बात है। उसको एक मोहरा बनाया गया, टारगेट बना गया है और वो जैसा सीमा कहती है वैसी करती है। और मैंने एक दो तो ऐसा भी देखा है, उसके मुंह भी बंद कर दिया ऐसे करके। हर तरफ सीमा हैदर की कहानी की चर्चा हो रही है कि सीमा जासूस तो नहीं है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आई हैं, वो अब एक अनसुलझी पहेली की तरह हो गई हैं, जिसको सुलझाने का काम यूपी एटीएस कर रही है। 2 दिन से पूछताछ जारी है, लेकिन आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं रबुपुरा गांव में, वो अब चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार सीमा सच में यहाँ पर सचिन से प्यार करते हुए उनसे शादी करने के लिए और यहाँ रहने के लिए आई थी, या फिर वो पाकिस्तानी जासूस हैं। शादी करना चाहती हैं और यहाँ ही रहना। सीमा से पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। ऐसे में सीमा हैदर की इस पहेली को सुलझाना बहुत जरूरी है। ये जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान की एजेंसी कैसे जासूसी का काम करती है और जासूस कैसे काम करते हैं। आगे हम आपको जासूसों के बड़े पैनल से मिलवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो खुलासे हुए हैं उससे ये साफ होता है कि सीमा जासूस है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, जासूसों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और एक बार आपको उनसे मिलवा देते हैं। संजीव देसवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं, अजीत सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर शीतल नायर जी हमारे साथ में मौजूद हैं, गौरव कौशिक जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मासूम दिखता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है, कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे ये अपने एम तक पहुंचते हैं तमाम बाधाओं को पार करते हुए। संजीव देसवाल जी, शुरुआत आपसे बताइए। चेहरा आप देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत मासूम सा चेहरा नजर आ रहा है, बातचीत का तरीका नजर आ रहा है, पीछे क्या है अपनी नजर से बताइए।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि डे वन से हम ये कहते आ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी के द्वारा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा कहीं ना कहीं प्लांटेड है। क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को बताती हैं कि मैं एक अनपढ़ हूँ, लेकिन अनपढ़ को कहीं से नज़र नहीं आती। चाहे उनकी आप मोबाइल डिटेल देख लीजिए, चाहे उनके आप इंटरनेशनल मूवमेंट्स देख लीजिए, चाहे उनका आप हनी ट्रैप देख लीजिए, चाहे उनका बोलने का तरीका देख लीजिए। एक आदमी अगर सिंधी है और सिंधी कहते हैं प्रांत में पैदा हुआ है, उसकी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो टोन कैसे अपनी चेंज कर लेती हैं। वो बच्चे लेके आती हैं, बच्चे भी जय श्री राम के नाम कहते हैं, ऐसे नारे लगाने लग जाते हैं और शुद्ध हिंदी बोलते हैं। बच्चे भी तो नेचुरली पाकिस्तान में ही पैदा हुए होंगे, तो उनकी टोन में पाकिस्तानी टोन क्यों नहीं आती? ये कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि ये इंटेलिजेंस की तरफ से प्लांटेड एक ऐसी स्पाई है जिसको कम से कम 4 से 5 साल पहले ट्रेनिंग दी गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम सीमा हैदर के इंस्टाग्राम के अंदर जाते हैं और उसकी वीडियोस, उसकी फ़ोटोज़ देखते हैं, तो ये कम से कम 1.5 से 2 साल पहले अकाउंट बनाया गया। अकाउंट उसी दिन तो नहीं बनाया गया होगा जिस दिन प्रेम की बातें हुई होंगी। ये प्रेम की बातें हुई होंगी कम से कम आज से 3 से 4 साल पहले, उसके बाद ये अकाउंट बनाए गए होंगे। तो ये अकाउंट पे इस तरीके की वीडियोस डालने का मतलब ये है कि यहाँ के जो सॉफ्ट हार्टेड हिंदू हैं उनको ये मैसेज देना कि मैं असली हिंदू हूँ, मेरे पास आके खड़े हो जाइए। बच्चों को लाके सामने कवर स्टोरी बनाना। 2 महीने वो हमारे देश में हिडन रही। वो 13 कहते हैं अपना मई को आती हैं, कहते हैं इलीगल माइग्रेंट होती हैं। 4 जुलाई को वो पकड़ी जाती हैं। इस महीने 2 महीने के दौरान वो कहाँ रहती हैं, कहाँ जाती हैं, किससे बात करती हैं। आज हमारी एटीएस इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही हैं। अगर हम इन्फॉर्मेशन को समझें, हाँ। अगर हम इन्फॉर्मेशन को समझे जिसमें वो फल, फूफी, ये सब वर्ड यूज कर रही हैं और एटीएस समझ रही है कि इन शब्दों का मतलब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से धीरे धीरे पता चलेंगे भी, धीरे धीरे पता चलेंगे। गौरव कौशिक जी, आप भी जासूस हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि कैसे पता लगाया जा सकता है, क्योंकि देखिए दिखते नहीं है ये लोग, इनका चेहरा कुछ और होता है, मन में मंशा कुछ और होती है, इनका लक्ष्य कुछ और होता है और सामने जितने भी हर्डल्स हो ये पार करने में पूरी तरह से माहिर होते हैं। कैसे ट्रेंड किया जाता है? देखिए जी, वैसे तो इनको जैसे अभी संजीव जी ने बोला कि इनको 3 से 4 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें कोई शक नहीं है, या हम कह सकते हैं कि हनी ट्रैप भी यूज किया जा सकता है इसके अंदर, क्योंकि पबजी के थ्रू इन्होंने सचिन मीना जी से बात करनी शुरू करी। बात करने के बाद इन्होंने जिस तरह से इंटरनेशनल मूवमेंट्स करी अपनी, पहले ये लोग दुबई गए, दुबई के बाद ये सीधा नेपाल आए, नेपाल के बाद ये बहुत इजीली इंडिया में एंटर कर गए और उसके बाद इनके पास सुना है कि 6 पासपोर्ट पाए गए हैं और कुछ सिम कार्ड भी बरामद हुए थे एटीएस को, जो कि एटीएस ने इनका खुलासा किया है। तो कहीं ना कहीं आईएसआई या पाकिस्तान से तो इनका गठजोड़ है ही। और अगर हम दूसरा पहलू देखें, ये विक्टिम कार्ड भी खेल रही हैं इसके अंदर कि मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा पति मुझे बहुत तंग करता था और बहुत परेशान करता था। इनके पास 18 लाख की प्रॉपर्टी भी या पैसे भी थे जो इनके हस्बैंड ने दुबई से इनको पैसे भेजे थे और जिनसे इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी। अब कोई भी हस्बैंड पहली बात अगर पैसे भेजेगा पाकिस्तान से या तो पाकिस्तान में दुबई से, तो या तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे बनवाएगा, ठीक है, या फिर वो अपने घर वालों के नाम पे बनवाएगा। वाइफ के नाम पे शायद पाकिस्तान जैसी कंट्री में प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे बनाने पे वो हिचकिचाएगा। हाँ, तो देखिए बहुत से पहलू यहाँ पर खुल रहे हैं। और देखिए इसीलिए आज हमारा जो मकसद, जो 5 जासूस, देश के नामी गिरामी जो 5 जासूस बैठे हैं, उनसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये लोग काम कैसे करते हैं। डॉक्टर शीतल नायर जी हैं, सर ये बताइए कि जासूसी कैसे होती है। इस महिला को आप यहां पर देख रहे हैं, ये कैसे जासूसी करती होगी। हालांकि अभी जांच पड़ताल हो रही है, बहुत सारे खुलासे भी धीरे धीरे हो रहे हैं, कोडवर्ड का नाम आ रहा है, लेकिन जरा बताइए कि कैसे होती है जासूसी और ये कैसे करती होगी। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर हमें ये ध्यान देना है कि इन्होंने स्टोरी जो बनाई है, कहानी की जो घटना है, जिस हिसाब से पूरी कहानी घटना करके आई है, जिस हिसाब से इन्होंने अपना पूरा का पूरा डिटेल बनाया है और कैसे इंफॉर्मेशन क्रिएट किया है। आप एक चीज नोटिस करिएगा, सिम कार्ड कितने बदले गए, कितनी बार इन्होंने वॉइस ओवर इंटरनेट वॉइप का इस्तेमाल करके इन्होंने फोन कॉल्स किए हैं और डेटा क्या गैदर किया है। ये 2 महीने, जैसे हमें हमारे दूसरे वरिष्ठ पैनलिस्ट ने कहा कि ये पिछले 2 महीने से क्या कर रही थी, कहाँ इनका मूवमेंट था, इन्होंने कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और किस जगह पे इन्होंने स्टोर किया। इनका पूरा सिम कार्ड वाइप कर दिया गया, इन्होंने सिम कार्ड ब्रेक किया है, मोबाइल फोन से डेटा निकाल दिया है। अगर आप एक सेकंड के लिए भूल जाएं कि ये पाकिस्तान से है, एक कॉमन इंडियन या कॉमन नागरिक के, कॉमन सिटीजन की नजरिए से आप इसको देखेंगे तो कोई कॉमन सिटीजन ऐसा क्यों करेगा, और अगर ऐसा करना है उसको तो उसका कोई कारण क्या है। तो ये एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग यहीं पे आ जाता है कि ये डेटा कलेक्शन,
किसी भी जासूस का बेसिक ध्येय क्या है कि जिस एरिया में मूव करना चाहते हैं उस एरिया का डेटा कलेक्ट करे, उस डेटा को ट्रांसफर किया जाए। तो डेटा ट्रांसफर कैसे किया जाता है इन द टाइम ऑफ इंटरनेट, कि जब आप कहीं पे भी कैसे भी डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, वो डेटा कहीं तो उन्होंने स्टोर किया होगा, क्लाउड पे आप स्टोर कर सकते हैं। क्या फोटोग्राफ्स लिए गए हैं? तो अगर इनके, आई एम श्योर एटीएस ऑलरेडी, हमारी बहुत वरिष्ठ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ये ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट जरूर कर रही होगी कि क्या क्लाउड में डेटा का इस्तेमाल किया गया है, फोटोग्राफ्स कहाँ स्टोर किए गए हैं। आज की तारीख में हार्ड कॉपी या हार्ड फोटोग्राफ्स कोई स्टोर नहीं करता है, हार्ड डेटा कोई रखता नहीं है। इवेंचुअली डेटा क्लाउड पे ही स्टोर किया जाता है और ये क्लाउड डेटा कहीं पे किसी भी तरीके से एक्सेस भी किया जा सकता है। अच्छा, सो एज अ जासूस अगर आप देखेंगे, आई एम श्योर एटीएस ऑल टुगेदर उसी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे जारी भी है। बिल्कुल, इस पर भी जाएंगे, हम इस पर भी जाएंगे, लेकिन आज बेसिक जो हमारा यहां पर है, आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं, वो हम ये कि दर्शकों तक पहुंचा सके कि कैसे ये जासूसी की जाती है, कैसे इनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, कैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो अजीत जी भी हमारे साथ में हैं। अजीत जी, ये बताइए कि ये लोग कैसे टारगेट सिलेक्ट करते हैं, उस टारगेट तक ये रीच कैसे बनाते हैं, कैसे पहुंचते हैं? देखिए, आज मेरा व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है जो आप लोग बात कर रहे हैं, और अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि ये एक स्पाई है। एक स्पाई कभी भी आता है तो वो या तो को स्पाई लेके आता है दूसरी कंट्री में, वो 4 बच्चे कभी स्पाई लेके नहीं आएगा। ये बहुत एक सोचने वाली बात है। सेकेंडली, ये एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, ये चीज की क्लैरिटी है यहाँ पे। इसने इंटेलिजेंस को यूज किया है वहां से भागने के लिए। ये पाकिस्तान छोड़ना चाहती थी या अपनी सिटी छोड़ना चाहती थी। इसने सिटी छोड़ने की बजाय देश छोड़ने का प्लान बनाया। इसने ट्रैप ढूंढा कि कहां निकला जाए, कैसे। इसको जो मिला, जैसे मिला, इसने और भी लोगों को ट्राई किया होगा, लेकिन जो इसकी पकड़ में आ गया उसी से इसने दोस्ती कर ली। उसी दोस्ती को आगे बढ़ाते बढ़ाते, और ये बहुत मुश्किल नहीं है कि कहां से कहां जाना है, ये बहुत इजी है। आप इंटरनेट पे डालो कि आपको कहां जाना है, वो रूट बता देगा। इस कंट्री से होते हुए यहाँ चले जाओ, सिम कार्ड ले लो। आप आज नेपाल में आप बिना आईडी के जितने मर्जी ले लो आप सिम कार्ड वहां पे, बहुत आसानी से। लेकिन संजीव जी का यहाँ पर एक पॉइंट है, संजीव जी का पॉइंट है। हाँ, देखिए, एक बात समझनी होगी कि 5वीं क्लास जिस तरीके से वो अपने आप को अनपढ़ बताती है, अनपढ़ महिला का इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रैवल करना, अपनी प्रॉपर्टी को जो उसने पति के द्वारा पैसे से कमा के बनाई है उसको बेचना, उसके बाद कंप्यूटर के ऊपर इंग्लिश की तरह बात करना। और इसमें एक चीज और, अजीत, एक चीज और समझनी होगी इसमें हमें। जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन जो इन्वेस्टिगेशन का, हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सर्कमस्टेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एविडेंस अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम कंक्रीट एविडेंस के बिहाफ पर कुछ बोल सके, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो वो शक के आधार पर ही होती है, और जो शक है वो बहुत पुख्ता है। क्योंकि वो इसलिए पुख्ता है कि आप अगर सिंधी हैं, आप सिंधी प्रांत में पैदा हुई हैं, आपकी लैंग्वेज में उर्दू का लफ्ज नहीं आता, आप यहाँ के देश की आके जो कहते हैं कल्चर है उसको इतना अपना लेती हैं, आपके बच्चे जो इतने छोटे हैं वो अपना लेते हैं। ये जो सारी सर्कमस्टेंस एविडेंसेस हैं, ये कहीं ना कहीं शक को बहुत पुख्ता करती हैं। ये शक को पुख्ता कर रहे हैं, जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन देखिए, मैं एक बार फिर से यहाँ पर कहना चाह रहा हूं, जो सभी हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं, कि ये जांच का विषय है। बिल्कुल, सीमा से पूछताछ की जा रही है, जो भी होगा आउटपुट वो सामने आ जाएगा। लेकिन जब जासूसों की बात हो रही है तो कैसे वो टारगेट सिलेक्ट करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। और इसीलिए जो हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, टारगेट कैसे सिलेक्ट होता है और इसमें सॉफ्ट टारगेट कैसे होता है, हार्ड टारगेट कैसे होता है, कैसे उसकी ओर आगे बढ़ा जाता है, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। सर, सचिन को देख करके आप समझ सकते हैं कि वह सबसे सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, क्योंकि एक बच्चा बिल्कुल शांत स्वभाव का और कम पढ़ा लिखा, या फिर ये कहिए इतना टेक सेवी नहीं है, इतना जागरूक नहीं है। बाकी इसने, सीमा हैदर ने जो है और भी लोगों से दिल्ली एनसीआर में संपर्क किया था, जिन पे पबजी से संपर्क किया, उनके साथ खेला, उनके साथ कांटेक्ट में रही। लेकिन सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है इसको सचिन मीणा लगा, इसने उसको चुना और उसी के मुताबिक अपना प्लान बनाया और यहाँ पर देश में आई है। यहाँ पर मेरी 2 थ्योरी है इस केस को लेकर के। जी, मेरी 2 थ्योरी है इस केस को लेकर के। पहली बात तो ये पकड़ी गई तो सारी बातें खुली, और अगर ना पकड़ी जाती तो सब बहुत अच्छे से स्लीपर सेल बनकर के ये रह सकती थी इस देश में। दूसरा, एक चीज जो इसके पक्ष में जाती है वो ये जाती है कि अगर ये ट्रेंड स्पाई होती और ये जो है इस बात से बिल्कुल अवेयर होती कि अगर मैं कोर्ट में जाऊंगी तो मुझे अपने दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, जो कि इसके पास भारतीय दस्तावेज नहीं है।
ये बात इसके पक्ष में जाती है बस। अच्छा ठीक है, मैं आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा से एटीएस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा आपको बताने जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ भारत पर सीमा के तीसरे फोन के बारे में जानकारी मिली है। तीसरे फोन से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। नेपाल लिंक के बारे में गोलमोल जवाब दिया है। पूछताछ में सीमा ने कई बार बयान भी बदला। कई सवालों पर सीमा हैदर ने चुप्पी साध ली और फोन टूटने के सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान से भारत आने के खर्चे पर भी सवाल किया गया है। अनुज हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। अनुज, क्या शक की सुई और ज्यादा घूमती नजर आ रही है सीमा की ओर पूछताछ में? निश्चित तौर पर, और यूपी एटीएस को अब सीमा के तीसरे फोन से उम्मीद है कि उसका राज जो है, ये तीसरा फोन जो है वो बेपर्दा करेगा। इस तीसरे फोन में सिम नहीं था, इसे सीमा हमेशा अपने साथ रखती थी। इस तीसरे फोन का जो डेटा है वो पूरी तरीके से डिलीट है। फिलहाल यूपी एटीएस ने फॉरेंसिक टीम से ये रिक्वेस्ट किया है कि इसका डेटा जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाए। डेटा जब निकलेगा तो बहुत सी जानकारी भी मिल जाएगी। अनुज, मैं देखिए दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जो गौरव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गौरव कौशिक जी। गौरव कौशिक जी, ये बात की जा रही थी कि कैसे टारगेट यहां पर सिलेक्ट किया जाता है। चलिए, एक सॉफ्ट टारगेट है सचिन, तो वहां तक पहुंच गए, लेकिन लिस्ट में क्या और भी कई सारे नाम होंगे कि जहां से पहुंच बनाई जा सके, वहां से पहुंच बना के पहुंचना है अपने लक्ष्य तक? हाँ जी, बेसिकली जो मुझे लगता है वो यही होगा कि इन्होंने कई लोगों के साथ पबजी खेला होगा, कई लोगों के साथ इन्होंने बातचीत की होगी, नंबर एक्सचेंज किए होंगे। लेकिन जैसे कि अभी एक मेरे दोस्त ने बोला कि सचिन मीना इज अ सॉफ्ट टारगेट फॉर दिस। ठीक है, एक सीधा साधा 22 साल का लड़का है, गांव का लड़का है, सीधा साधा है। तो बेसिकली इनके साथ इन्होंने थोड़ी अकॉर्डिंगली ये बोलती थी कि 8 या 9 घंटे ये इनके साथ बात करती थी फोन पे। और इन सचिन बीइंग अ सॉफ्ट टारगेट, इन्होंने उन्हें टारगेट किया और फिर ये जो भी इंटरनेशनल रूट उन्होंने फॉलो करा और ये इंडिया आ गई और उनके साथ आराम से रहने लगी। ये बात बहुत बारीकी वाली भी है। अच्छा डॉक्टर शीतल नायर जी, ये बताइए कि ये कोड वर्ड कैसे यूज होते हैं? अपने एम तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं ये? सर, पहली बात है, साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, किसी स्पाई को अगर ट्रेन करना है तो उसको ये बताना है कि इंफॉर्मेशन पास कैसे करना है और कैसे इसको कोड से कवर करना है। अगर आप पुराने जमाने के तौर तरीके देखें, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या रिसेंट टाइम्स में हमारे जो स्पाई एस्पिनाज हुए हैं उसके अंदर देखें तो हर इंसान को कोड वर्ड दिया जाता है जो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, और वो आइडेंटिफिकेशन आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। अब इसमें मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सीमा जासूस है या नहीं है, बट अगर आप प्योरली देखें, किसी से अगर जासूसी करवानी है तो उसके पास एक कोड और डीकोड का टैब होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिससे वो इन्फॉर्मेशन पास कर सके, सेव कर सके, स्टोर कर सके। कई सारी हिंदी, बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि अमूमन कोड कैसे दिया जाता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है वैसे कोड। और आप जिसे सीमा का हमने अभी डीकोड बेसिकली देखा है कि कोड क्या है, कोड वर्ड क्या है, तो बेसिकली एकदम सिंपल होना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता हूं। कोड वर्ड का भी नाम सामने आया है, एक फूफी और एक फल। फल मतलब पैसा और फूफी मतलब जो आईएसआई के एजेंट से संपर्क वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, संजीव जी से मैं एग्री करता हूँ इस चीज पे, कि कोई रैंडमली बिना किसी बैकग्राउंड के इतना सारा डेटा लेके आ नहीं सकता, इतनी सारी ट्रेनिंग लेके आ नहीं सकता। और ये बिल्कुल किसी भी तरीके से अगर हमें शक किया जाए तो शक इसी बेस पे किया जा सकता है कि अगर वो जासूस है तो उसको कोड वर्ड्स दिए गए होंगे, उसको ट्रेनिंग दी गई होगी, अपने आप को कवर करने के तरीके समझाए गए होंगे। बिना तरीकों के समझाए कभी भी वो पहुंचा नहीं जा सकता। और ये कोड वर्ड सिर्फ 2 अभी पता चले, आई एम श्योर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और बढ़ेगा आगे हमको और ब्यौरा मिलेगा और डिटेल्स मिलेंगे। और जैसा मैं बता रहा था, आपके डिटेल में भी है कि क्लाउड पे डेटा स्टोर किया गया है। अब ये क्लाउड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोकस करें तो डेटा अगर यहाँ बैठे बैठे आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं एंड उसका कोई क्रॉस चेक भी नहीं होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड बाकी जासूस भी यही मानते हैं कि इजीली डॉक्यूमेंटेशन कहीं से भी की जा सकती है, डेटा भी कहीं से मिल सकता है। आप साइकोलॉजी समझे, एक जासूस की साइकोलॉजी समझे। वो अकेला है, इंफॉर्मेशन पास नहीं कर सकता, अपने हैंडलर से बात नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? वो डेटा कहीं ना कहीं सेफ एंड सिक्योर तो रखेगा। अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा संजीव जी, बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आईएसआई की तरफ से अपने एजेंट से कहा गया है कि आपको इस जगह पर ऑपरेशन करना है, आपको यहां पर करना है, तो वो पहले हनी ट्रैप या फिर सोशल मीडिया के जरिए आसपास के लोगों को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ये तरीका कैसे उनका रहता है? हनी ट्रैप के जरिए रहता है, सोशल नेटवर्किंग का सहारा लिया जाता है, क्या किया जाता है ये?
देखिए, जब हम इंटरनेशनल स्पाई को प्लांट करने की बात करते हैं तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, और वो स्ट्रेटेजी 2 या 6 महीने की या साल की नहीं होती, कई सालों की होती है, क्योंकि बैकग्राउंड तैयार किया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से स्लीपर सेल हमारे यहाँ काम कर रहे हैं पिछले 15-15, 20-20 साल से, अगर आप ये देखें कि जब हम लोग ये सब डिस्कशन कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से सीमा हैदर को लेके, तो हमारे देश की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, इन्हीं दिनों के अंदर स्पेशल सेल ने कहते हैं काफी स्लीपर सेल पकड़े हैं। अभी J&K के अंदर काफी कहते हैं आतंकवादी पकड़े हैं जो कर रहे थे काम, और वो 15-15 साल से काम कर रहे थे। इससे इनकी एक स्ट्रेटजी तो समझ में आती है कि इनको इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं चाहिए। ये मुझे लगता है कि सीमा हैदर को जब ट्रेनिंग दे दी गई, और आज जो ATS इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं बहुत श्योर हूं कि ATS इन्वेस्टिगेशन कितनी भी कर ले, अभी इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाएगी जो कंक्रीट एविडेंस के साथ ये प्रूव कर सके कि ये स्पाई है। उसकी वजह है बहुत बड़ी। ये और बताइए, हाँ, ये और मेरे को बताइए कि अभी ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि सीमा हैदर जासूस है, अभी तो वो जांच का विषय है, वो सारी चीज की जा रही है, लेकिन अगर जासूस है तो इनको ऐसे कैसे ट्रेनिंग दी जाती है कि हमेशा मुस्कुराते हुए, वो जानते हैं कि मीडिया की नज़र में है, वो जानते हैं कि लॉ की नज़र में है, कानून की नज़र में, उसके बावजूद मुस्कुरा रहे हैं, उसके बावजूद उनके रिएक्शन से कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखिए, अगर जैसे अभी कहते हैं हमारे मित्र ने कहा कि 4 बच्चे लेके कोई नहीं आता, हाँ, आपको समझना होगा कि 4 बच्चों का मतलब क्या है। 4 बच्चे इज द सिंपैथिक कार्ड हमारे देश में महिलाओं के लिए। देखिए, अगर हम बस में बैठे हुए, मान लीजिए कोई महिला बच्चों को लेके आती, तो हम क्या करते हैं, फटाक से खड़े हो जाएंगे, महिला को बिठा देंगे, बच्चों को बिठा देंगे। बच्चों के साथ हमारी एक सिंपैथी है। जी मानते हैं इस बात को आप? एक मिनट पूरी बात करूं। सिंपैथी होती है एक सोशल ग्राउंड पे, बट यहाँ गवर्नमेंट की बात है। गवर्नमेंट कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगी। जिस दिन गवर्नमेंट को ये चीज प्रूव हो जाएगी कि ये क्या है, उस दिन गवर्नमेंट सीधा ले जाके बाघा बॉर्डर पे सौंप देगी। इसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगी। आप पिछला केस देखिए, पिछले केस में जो बैंगलोर में लड़की आई थी, उसके साथ में भी सिंपैथी थी सबकी, लेकिन सिंपैथी गवर्नमेंट ने नहीं दिखाई। गवर्नमेंट में सीधा उसको जाके वहां पे अच्छा, कुछ एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, हुआ क्या, जिस दिन इसको पकड़ा गया, मात्र 2 दिन के अंदर उसको बेल मिल गई। आपको पता है कि किस सेक्शन में उसको पकड़ा गया? 120B सेक्शन पकड़ा गया। 14 कहते हैं फॉरेनर एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग उसको पकड़ा गया, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर आज की तारीख में कम से कम 15 से 20 आदमी नाइजीरियन गिरफ्तार है जिनको बेल नहीं मिली। इसको बेल क्यों मिली? इसको बेल इसलिए मिली क्योंकि इसके साथ 4 बच्चे थे, और 2 दिन के अंदर बेल मिली है। एक पाकिस्तानी हमारे देश के अंदर माइग्रेंट होता है इलीगल, और उसको हम 2 दिन में बेल देते हैं, और जबकि हमारे देश में उसी सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं जिनको हम महीनों बेल नहीं देते। तो ये जो 2 दिन में बेल और महीनों में बेल ना होना, इसका मतलब क्या है? इसमें सिंपैथी कार्ड जो उसने खेलना था खेला, बच्चे सामने खड़े किए, कोर्ट को लगा कि बच्चे कहां जाएंगे, बच्चों के साथ उसको बेल दे दी गई। अगर बच्चे ना होते तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसके साथ वही काम किया जाता जो और लोगों के साथ होता, उसको सजा दी जाती है, उसको जेल में रखा जाता। अच्छा, एक और देखिए, बहुत जब बात होती है, कई लोगों के व्यूज आते हैं, तो एक मन में सवाल मेरे भी है, और इसीलिए मैं डॉक्टर शीतल जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि जिस जगह रबुपुरा की बात की जा रही है, ये जेवर इलाके में आता है, और भारत के अगर देखा जाए लिहाज से तो ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले वक्त में बनने को बहुत बिल्कुल तैयार है, और एक प्राइम लोकेशन है, और वहां पर किसी को चुनना, वहां पर किसी को रहना, क्या ये भी एक बड़ी वजह है सस्पेक्ट की? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टारगेट किसी एरिया को या टारगेट किसी को क्यों किया जाता है? जब से मुझे मैक्सिमम किसी के अंदर से बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं टारगेट क्यों करूंगा? और ये जैसा संजीव जी बता रहे हैं या अजीत जी बता रहे हैं, एक इमेज क्रिएट करना, इमेज के थ्रू किसी को वहां पे प्लेस करना, और वो प्लेस इतना स्पेसिफिक क्यों है? कहीं पे भी हो सकता था ना। शी कुड हैव फाउंड किसी को भी, किसी भी एरिया में जा सकती थी। अगर वो सिर्फ वहां से निकलना ही चाहती थी तो वहीं पे क्यों, कहीं और चली जाती। बहुत सारे पीसफुल इलाके हैं जहां पे वो जा सकती थी। इसी स्पेसिफिक इलाके के आने का कारण क्या? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगले साल हमारा जनरल असेंबली इलेक्शन भी आ रहा है। इज दैट नॉट इंपॉर्टेंट? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सारे के सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही इस केस को बहुत स्पेसिफिकली लेना पड़ेगा। मेरे मानना तो यही है कि इस लाइन ऑफ एक्शन में अगर सोचा जाए तो ये एकदम प्राइम सस्पेक्ट है। शी इज अ प्राइम सस्पेक्ट फॉर बीइंग अ स्पाई, एंड उसी लाइन ऑफ एक्शन में ज्यादा कवरिंग अगर उसे की जाएगी तो आपको 100% डेटा मिलेगा। जैसा संजीव जी कह रहे थे, मेरा भी एक स्पेसिफिक मानना है कि किसी का इमेज अगर क्रिएट किया जाएगा ना, अब सोचिए अगर किसी जासूस को भेजना है, 4 बच्चे हैं, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, पति ने बहुत हरास किया है, यू हैव सहानुभूति अपने आप मन में आ ही जाती है।
एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपकी सहानुभूति आ जाती है। ये सब क्रिएट करके आपके पास भेजा गया है ताकि हम लोगों के बीच में डिस्कशन आ जाए। फर्ज करिए इसके 4 बच्चे ना होते, ये सिर्फ अपने प्रेमी से मिलने आती, तो हम ये डिस्कशन ही नहीं कर रहे होते। सो दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। हमें उसी लाइन ऑफ थॉट्स पे सोचना चाहिए एंड वी शुड फोकस ऑन डेटा। मैं हमेशा फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेटा पे फोकस करें। डेटा ट्रांसफर कैसे किया गया था, क्या कलेक्ट किया गया था, एंड द मोर दैट यू फोकस ऑन डेटा, हमको ज्यादा डिटेल मिलेगी इसकी जासूसी हरकतों। अच्छा कौशिक जी, ये बताइए कि इतनी आसानी से रास्ता बनाना ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि एक महिला है, 4 बच्चे इसके साथ में है, इसीलिए इतना लंबा रास्ता यहाँ पर तय करते हुए बिल्कुल देश की राजधानी के नजदीक आकर ये रहने लगती है, या फिर कोई और वजह, ट्रेनिंग का कोई हिस्सा है ये? देखिए ट्रेनिंग का तो हिस्सा है ही है ये, लेकिन जिस तरह इन्होंने इंटरनेशनल मूवमेंट्स करी हैं और जिस तरह ये मूव करी हैं कि पहले ये दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, और नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। आई थिंक बॉर्डर भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है उसमें, तो ये, और नेपाल से जब वो हिंदुस्तान एंटर करी हैं तो 4 बच्चे साथ में थे, कोई इन पे शक भी नहीं कर सकता था। तो ये जो इन्होंने रूट पकड़ा है, इन्होंने कहीं पर सोचा समझा है, प्लान किया है इस तरह इंडिया में आने के लिए, क्योंकि इनको वीजा तो मिला नहीं था और ये इलीगली इंडिया में एंटर कर गई है नेपाल बॉर्डर के द्वारा। हाँ अच्छा, वेद जी हमारे साथ में। वेद जी देखिए, नेपाल से यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन ये भी खबर है कि दिल्ली में और आसपास और भी कई लोगों के संपर्क में थी, सोशल मीडिया के जरिए, गेम के जरिए ये जुड़ी थी, यानी टारगेट और भी हो सकते थे, लेकिन यहां आसानी से सचिन फंस गया। क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? आपका नजरिया जानना चाहता हूं मैं। मेरे को हिमांशु जी ये बताइए कि सचिन मीणा के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि जिसके लिए वो इतना रिस्क लेकर के हिंदुस्तान के अंदर आई है, इतना पैसा खर्च करके हिंदुस्तान के अंदर आई है, सारी 12 लाख की जमीन बेची थी, जनता से 18 लाख पाकिस्तानी रुपए 12 लाख रुपए में अपनी जमीन बेच करके अपने पति को छोड़ करके यहाँ पर आई है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, अजीत जी ने जो बोला कि अगर वो गलत होती तो उसको गवर्नमेंट बाघा बॉर्डर पे छोड़ देती, इसी के लिए तो एटीएस जांच कर रही है ताकि वो सही और गलत का पता कर सके। अजीत जी, आपने पूरी बात सुनी नहीं मेरी। मैंने कहा जिस दिन ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी तो गवर्नमेंट कोई भी उसके खिलाफ कोई इस तरह से नहीं देखेगी अरे 4 बच्चे रख लो, ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। वो सीधा बाघा बॉर्डर पे छोड़ाएगी। कोई उसके साथ में इस तरह का सिंपैथी कार्ड खेल ही नहीं सकती, गवर्नमेंट कभी नहीं खेलेगी। ये मैं कहना चाह रहा था। जी वेद जी, लेकिन टारगेट तो और भी हो सकते होंगे ना? बिल्कुल, इसके लिए संपर्क किए गए थे, लेकिन सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है सचिन मीणा को पाया उन्होंने, और सॉफ्ट टारगेट पा करके अपने प्लान को जो है अंजाम दिया है। क्या कहना चाह रहे थे? मेरा मानना ऐसा है कि ये जासूस है या जासूस नहीं है, लेकिन उसने एक क्राइम तो जरूर किया है। उसने वो क्राइम ये किया है कि हमारे देश में इलीगल माइग्रेंट हुई है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं, खासकर नेपाल की सीमा, इस पर सरकार को बहुत काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक रूट दिख रहा है पाकिस्तान के आतंकवादी दहशतगर्दियों को कि रूट तो बहुत आसान है। 5वीं क्लास की अनपढ़ महिला अगर वहां से एंट्री कर सकती है तो फिर तो कोई भी एंट्री कर सकता है। इसलिए उस लेडी को डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिपोर्ट करते हैं तो हम कमजोर कहलाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को डिपोर्ट करते हैं उसको सजा नहीं है। आइए, हमने आपको पकड़ा, डिपोर्ट कर दिया, वो फिर करेंगे, डिपोर्ट हो गए तो दोबारा भेज दीजिए किसी और को। तो क्या ये साइकिल चलती रहेगी? क्या हमारे यहां से सरबजीत जब वहां पकड़ा गया, वो बेचारा जासूस था भी नहीं, उसको मार दिया गया, उसको फांसी दे दी गई। हमारे यहां से जो भी आज तक इलीगल माइग्रेंट गलती से भी पकड़ा गया है सीमा के बाद, उसको वहां से वापस जिंदा नहीं भेजा गया, डिपोर्ट नहीं किया गया, उसको उस लिमिट पे पहुंचा दिया कि या तो वो मौत मांगे या उसको इंटरनेशनल कोर्ट तक गए उस मामले में। तो बिल्कुल हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी देखिए। वेद जी, बात बताइए, आपने बहुत सारे पॉइंट उठाए, लेकिन जैसे अजीत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि लगता है कि सीमा जासूस नहीं है, लेकिन हमने पिक्चरों में देखा है कि किस तरह से एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश, और उसके बाद जहां पर पहुंचना है वहां पर वो जगह बनाते हैं, बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। तो जैसा देखा है पिक्चरों में जासूस कैसे काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर सीमा ने भी काम किया है। तो यही एक वजह है क्या शक और गहरा जाता है? बिल्कुल, एक फिल्मी दुनिया एक अलग चीज है और वास्तविक दुनिया एक अलग चीज है। ठीक है, वो पैटर्न मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो चीजें हैं, जो बयान हैं उसके, और जो भी वो अपनी बातें रख रही है बेबयाकी से, बिल्कुल वो संदिग्ध एक शक पैदा करती है कि इतनी ट्रेंड कैसे है। एक पाकिस्तानी बोलचाल के अंदर एक लहजा होता है, वो लहजा उसकी बोलचाल में बिल्कुल भी नजर नहीं आता। और ये 2 महीने तक मुझे तो ये लगता है कि हो सकता है इसने भारत घूमने के बहाने कुछ जो है ठिकाने जांच भी कर लिए हों,
क्या पता क्या कह सकते हैं। हाँ, डॉक्टर शीतल नायर जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप कि 2-3 महीने तो ऑलरेडी रह चुकी है ना ये? बिल्कुल सही। मैं इसलिए बार बार कहूंगा कि डेटा जो उसने कलेक्ट किया उसका हमें क्या पता, वो कहाँ गई, क्या किया उसने, कैसे डेटा ट्रांसफर किया, हमें उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो मेरा तो 100% मानना यह है कि फोकस करे। हनी ट्रैप इज द ओल्डेस्ट मेथड टू ट्रैप पीपल एंड हर जासूस हनी ट्रैप यूज करता ही है, मेल हो या फीमेल हो। और हमें देखिए, देखना सबसे बड़ी बात, important इसमें तो बड़े बड़े अधिकारी तक फंस चुके हैं जो हमारे डिफेंस सेक्टर में है, और ये भी हमने देखा भी है, पैटर्न चेंज किया है ना, देखा भी है, और इसलिए शायद ये पैटर्न भी यहां पर चेंज हुआ है। लेकिन ये मासूमियत के पीछे असलियत क्या है, इंतजार थोड़ा सा और यहां पर करना होगा। आज हमारी कोशिश यहां पर ये थी, एक नामी गिरामी जो देश के 5 बड़े जासूस यहां पर बैठे हैं, काम कैसे करते हैं, क्या उनका ऑपरेंडी रहती है और क्या तरीका रहता है, कैसे ट्रेंड किया जाता है, ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ